गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज से हम अपना नया सब्जेक्ट जो कि बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि इनकम टैक्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डिपेंड करता है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत मज़े आने वाले हैं। तो वो जो सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स बेटा का। ठीक है, मैं दिनेश कुमार राव राम, जो कि आपको इनकम टैक्स का जो टॉपिक है, इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, जो कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, ध्यान से देखिए। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वो अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, और जो नहीं हुए उनको मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास रिकॉर्ड भी सेंड कर दूंगा, तो वो आप यूट्यूब से उसको देख सकते हैं और आगे इसके नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स होता क्या है, कैसे क्या है। जो आपकी बुक्स के इंट्रोडक्शन देखते हैं, मैंने बेटा इनको पूरे के पूरे पीपीटी बनाई हुई है, तो पूरा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कम्प्लीटली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताना, फिर मैं इनको छोटा कर दूँगा। ठीक है, जो कि हम ये पढ़ेंगे बेटा, ये आपका अमेंडमेंट जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो 2020-21 रहेगा। यानी कि 1 अप्रैल से, मैं पहले बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021, ये पीरियड का हम टैक्सेशन पढ़ेंगे। क्योंकि इसकी जो लॉ थी, इसकी जो रूल रेगुलेशंस थे, वो हमारे पास यानी कि अप्रैल जो जनवरी होती है, जनवरी फरवरी, उसी के अंदर ही इसके रूल रेगुलेशंस आ चुके थे। एक सेकंड के लिए बेटा एक बार देखना इसको, मैं बोला ऐसे ही कर रहा हूँ। देखिए बेटा, तो हम जो रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, तो वो हमारे पास पहले ही, जिस साल का हम टैक्स पढ़ते हैं तो उससे पहले ही हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए भाई, ध्यान से हम समझते हैं इसको। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने कहा कि प्रीवियस लेटिंग द मैनेजरियल रिलीफ इज द इंक्रीज फ्रॉम 2 और 4 ईयर फॉर डिटेल्स द कंप्यूटेशन टैक्स और असेसमेंट ईयर 2020-21। तो ये पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे हम इसका रिलैक्सेशन ले सकते हैं 2 से 4 साल में, जो हम बाद में टैक्स को कैलकुलेट करेंगे सभी हेड्स के बाद में। फिर रिबेट्स और इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलेगी वो क्या मिलेगी इसमें, कि इन्होंने कहा कि होल टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो डिडक्शन अमाउंट इनकम टैक्स टैक्स पेबल अप टू 12,500। तो ये स्लैब है, स्लैब के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो स्लैब की हम बात करेंगे जब बताएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इससे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो ये हमारे इजिली क्या होंगे, कवर होंगे। देखिए, अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन का क्या है कि भाई जो इनकम टैक्स है, इंट्रोडक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, इनकम टैक्स इज इम्पोर्टेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा पहले इनके बारे में समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली जो पर्सन है
जो पर्सन है वो डायरेक्टली पे करता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जो पे किया जाता है कि उसकी जेब से यही चीज कह के दी जाती है कि भाई आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स का पैसा यहाँ पर डालिए, तो वो डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पे करते हैं लेकिन हम उसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो होते हैं या पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली पे नहीं करते इनकम टैक्स में, वो इनडायरेक्ट जाता है। कैसे, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, तो सामान कोई भी खरीदा, गुड्स या सर्विसेज, सर्विसेज ली या फिर आपने कोई सामान खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उस पर क्या होता है कि टैक्स लगता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो हम तो उस पैसे को किसको दे रहे हैं, उस शॉपकीपर को या उस दुकानदार को दे रहे हैं। वो बंदा क्या कर रहा है कि टैक्स को, उस जीएसटी को बाद में पे करता है गवर्नमेंट को। समझ में आ गई बात बेटा? तो वो तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पे किया जाता है, देखिए क्या डेफिनेशन है, इट इज द परमानेंट मोस्ट सफिशिएंट सोर्सेज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यही रेवेन्यू होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है बेटा, वो यही होता है कि जो टैक्स आता है वो मेन रेवेन्यू में काम होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ, इसका यूज करती है ऑर्डर इन द कंट्री और सबक द सोसाइटी कंट्री द फॉरेन पावर, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पैसे से कम क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर रेडी करती है, रूल रेगुलेशंस बनाती हैं, जो भी सिक्योरिटीज जो जैसे हमारी आर्मी फोर्सेस पुलिस, ये इन पर यूज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जो भी पर्सन होते हैं उनके वेलफेयर के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है कि जो ये पैसा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक पर ही उसको यूज करती है। तो देखिए आगे लाइन लिखी हुई है, दिस सोर्स द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम टैक्स बीइंग द डायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट टूल द अचीवमेंट द साइको इकोनॉमिक्स सोशो इकोनॉमिक्स ग्रोथ द प्रोवाइडिंग कंसर्न द इंसेंटिव और इनकम टैक्स वगैरह। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो एक बैलेंस बनाती है सोशो इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि कभी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए फंड राइज करके सोल्व किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जब कोरोना था तो 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है कि उसको उठाने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ये तो हो गया हमने सिंपली इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन पे कर सकता है, कौन पे करेगा। एवरी पर्सन, देखिए एवरी पर्सन whose taxable income for previous financial year exceed the minimum taxable limit able to pay income tax during the current financial year on income of previous financial year including the financial year। देखिए बेटा समझ गए इस पॉइंट को? देखिए भाई यहाँ पर कहा गया कि कौन पे कर सकता है, कि हर वो पर्सन, बेटा हर वो पर्सन जिसकी इनकम, जिसकी इनकम एक जो मिनिमम मिनिमम टेबल जो होती है उस टेबल के अकॉर्डिंग होती है, उससे जैसे क्रॉस करती है तो वो हर पर्सन पे करता है। जैसे अभी हमारे पास टैक्स की जो स्लैब है वो दो स्लैब है, एक 5 लाख की है और एक 2.5 लाख से शुरू होती है। तो जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं बात करता हूँ कि जिसकी भी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है पूरे साल की, यानी ये कहने का मतलब अगर आपकी इनकम 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर ये 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप किस में आओगे, टैक्स के दायरे में आ जाओगे, यानी कि वो पर्सन क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो हमने यही पॉइंट देखा कि इन्होंने कहा कि हु लायबल टू इनकम टैक्स, तो जो भी
करंट ईयर का मतलब होता है जो हम अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। एक होता है प्रीवियस ईयर, तो ये इस प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई उसका टैक्स हम करंट ईयर में पे करेंगे। यानी कि इस पीरियड में इनकम कमाई तो कितनी इनकम हुई तो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी और यहाँ पर वो टैक्स पे किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमारे पास जो सितंबर 30 की क्या है डेट है, नवंबर की कर दी गई है, तो नवंबर 30 तक हमने क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स यानी कि ITR हमने भरनी पड़ती है, टैक्स रिटर्न फाइल जो होती है वो हमने फिल करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब हमने कहा कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, कि भाई भारत में जो टैक्स है वो कैसे लगा और क्या इसकी हिस्ट्री है, यानी कि कब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट में यानी कि 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि हिस्ट्री, या आपको पता भी होना चाहिए कि टैक्सेशन की हिस्ट्री इंडिया में कब शुरू हुई थी। इन इंडिया द टैक्स इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाई सर जेम्स विल्सन, यानी कि सर जेम्स विल्सन ने ये स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू मीट लॉस स्टैंड बाय द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ मिलिट्री म्यूनिटी इन 1857, यानी कि जब हमारी 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी तो उससे गवर्नमेंट को काफी लॉस हुआ था। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस कर दिया पहली बार 1860 में टैक्स लेने के लिए एक पॉलिसी बना दी, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, सर जेम्स विलियम्स के द्वारा। सर जेम्स विलियम्स ने 1860 में पहली बार इंडिया में टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन 1886 द सेपरेट इनकम टैक्स वाज पास्ड, तो 1886 में क्या कर दिया गया है कि टैक्स का एक्ट ही पास कर दिया गया है कि भाई जो इनकम टैक्स का जो एक्ट रहेगा, रूल रेगुलेशन रहेंगे वो अलग से पास करवा दिया गया। दिस एक्ट रिमेन टू फोर्स अप टू 1917 with the various amendment of the time to time। एक मिनट बेटा, हाँ भाई, हाँ बन जाएगी उसके अजय ट्रेलर होगा, तो ट्रेलर आगे जो गरीब जो जितना मेटेरियल रहेगा ना उसी हिसाब से रेट हो, और ये 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी और ठीक है, और उसके जो पेपर होता लगेगा ना, जो जो भी करवाएंगे उसी करेंगे, और ये 200 देखिए बेटा, तो जो कि 1917 में ये क्या हुआ, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट, यानी कि धीरे धीरे क्या होता गया कि भाई इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधारा गया, इंक्रीज किया गया, बढ़िया अच्छे से किया गया, और 1917 में इसको क्या कर दिया गया, एक फोर्स अप में यानी कि लागू कर दिया गया प्रॉपर वे में। 1918 यानी कि 1918 इन न्यू इनकम टैक्स एक्ट पास एंड अगेन द रिप्लेस्ड अनदर न्यू एक्ट पास्ड इन 1922, यानी कि टाइम टू टाइम क्या कर दिए गए, पास कर दिए गए। जैसे कि अब हर साल हम इनकम टैक्स यानी कि जो हमारा बजट होता है तो उसमें हम पास करते हैं, तो नया कुछ टेबल वगैरह होती है तो हर बार अमेंडमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1917 में, फिर उसके बाद 1922 में, 1918 में, फिर 1922 में, उसके बाद एक्ट रिकमेंडेड फोर्स ऑफ द असेसमेंट ईयर 61-62, यानी कि वही जो रूल रेगुलेशन चलते रह गए 1961-62 तक, और 61-62 में ये क्या किया गया कि न्यूमेरियस अमेंडमेंट किया गया, एक बड़ा अमेंडमेंट यानी कि बड़ा बदलाव उसमें किया गया। समझ में आ गई बात, तो ये था हमारे पास यानी कि हिस्ट्री। फिर 1922 के बाद जो कि इनकम टैक्स 1922 था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि अनेबल टू अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था, तो 1956 में रिपोर्ट्स दी गई और 1958 में उसको लागू किया गया। उसके बाद एक कमेटी बनी जो कि जिन्होंने कमेटी सबमिट करी 1959 में, और जो एक नया एक्ट, फाइनली एक एक्ट बना दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पॉइंट जो कि हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स
एक्ट 1961 का, तो यानी कि 1961 का जो एक्ट है वो हमने पढ़ना है, उसी पर ही हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ आया बेटा, अच्छे से क्लियर है? तो ये जो पोर्शन था हमारा इजली यहाँ तक हमने क्या करना है, इसको देखना है कि यानी कि ये हमारे पास इंडिया की जो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसी एक्ट को हम पढ़ रहे हैं बेटा। अभी उसी एक्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी में अमेंडमेंट यानी कि जो 1961 का जो पास हुआ था उसी से ये हर साल क्या होता है, इसमें कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। देखिए फिर क्या, बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, सिंपली यही जो ये पेज है, इसी पेज को हमने इस पूरे साल में डिटेल में पढ़ना है, पूरे सेमेस्टर में डिटेल में देखना है कि कैसे क्या रहेगा। तो आज की क्लास कि में ही हम आपको बताएंगे कि हमने पढ़ना क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, बेसिक प्रोसीजर्स क्या है। पहला पॉइंट है, इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑफ इनकम। तो पहली बात तो क्या होनी चाहिए, जो बेसिक फीचर्स प्रिंसिपल्स हैं कि हर साल की इनकम पर ये टैक्स लगता है, एनुअली लगता है। जिस साल आप की इनकम उस लेवल को पार करती है, जैसे ये लेवल यहाँ पर दिए गए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होंगे, कैसे निकाले जाएंगे। तो वो जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वही क्या हो गया, आपके पास इनकम का वे रहेगा कि इस तरह आप इनकम को लागू करोगे। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट टू और रेट्स अप्लीकेबल दैट द असेसमेंट ईयर हाउएवर विद द सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल। देखिए बेटा क्या कहा गया है कि आपने इस साल अगर इनकम कमाई तो इसका टैक्स अगले साल देना पड़ेगा, और इसमें जो भी डिडक्शंस वगैरह एग्जेप्शंस हैं वो लेंगे आप, जो यूज करेंगे, जो गवर्नमेंट दे रखी है उनको यूज करने के बाद जो पैसा आपका बनेगा वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। टैक्स रेट आर फिक्स द फाइनेंशियल एक्ट। टैक्स को पहले ही, जो जिस साल जो हम इनकम कमाएंगे उससे पहले ही हम उस टैक्स को क्या कर देते हैं, उसकी रेट को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि इस अब जो हम इनकम कमा रहे हैं तो इसकी जो टैक्स की रेट है वो पहले ही पिछले साल ही डिसाइड कर दी गई थी, जो कि जनवरी फरवरी में, यानी फरवरी 1 को, जनवरी लास्ट में बनना शुरू हो जाता है, 1 फरवरी को क्या है, बजट पास किया जाता है। तो फाइनेंशियल जो एक्ट होता है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बजट की बजट पेश होगा, तो 1 फरवरी को जैसे हुआ था, तो 1 फरवरी को ही रूल्स रेगुलेशंस इसकी जो रेट्स थी वो फिक्स कर दी गई। टैक्स इज चार्ज द एवरी, जो कि एवरी पर्सन अमेंड इन द सेक्शन 231, यानी कि हर पर्सन पर लगेगा। ये जो सेक्शन है, ये देखना बेटा, ये क्या होता है कि 2 जो है वो सेक्शन है, ब्रैकेट में जो होता है वो सब सेक्शन बोला जाता है, कि जो सेक्शन है उसका जो धारा ये और उसकी सब धारा ये। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीटली कि जो हर पर्सन पर ये चार्जेबल होगा, जो भी इस कैटेगरी में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसकी डेफिनेशन दी गई है कि किस किस को टैक्स देना होगा, कि किस किस कैटेगरी में जो आता है। मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा वो भी डेफिनेशन पूरी कंप्लीटली। The tax charge the total income every person computed to accordance with the provisions of the act। जो प्रोविजन रूल रेगुलेशन है इस एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसको टैक्स से बनाया जाएगा, और टैक्स उसने पे करना होगा। इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड at the source of income or paid in advance previous under the provisions of act। हम इस टैक्स को एडवांस भी पे कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारी इनकम अच्छी हो रही है, फ्यूचर में भी होनी है, पूरी साल होनी है, तो हम उसको एडवांस भी पे करते हैं। एडवांस टैक्स का भी प्रोविजन होता है। आजकल तो बहुत सारे टैक्स एडवांस ही पे करने लग गए, बाद में देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप गवर्नमेंट को अपनी कंप्लीटली एक अच्छी गवर्नेंस चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, जो कि आप जो आपने बाद में देना है वो पहले ही आप दे दीजिए। अब हम बात करेंगे कि इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। देखिए हम ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। एक इंसान, एक पर्सन इंडिया में किस तरह उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास 5 हेड होंगे। क्या होंगे? 5 हेड्स। तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें बेटा सैलरी की बात हम बात करते हैं, तो देखिए एक पर्सन की जो इनकम कैसे काउंट होती है। ये पर्सन है, मान लीजिए कोई भी मिस्टर एक्स,
तो सबसे पहले तो चाहे ये मजदूरी करे या फिर ये कोई ऑफिस में काम करे, तो उससे जो मिलने वाला वेतन है, उससे जो मिलने वाली लेबर है, वो सारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर सैलरी कहलाएगी। तो अगर कोई किसी के अंडर में काम करता है और वहां से पैसा कमाता है तो उसको सैलरी बोलेंगे। तो एक हेड बनेगा सैलरी। तो इसको बेटा हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सैलरी कौन सी होती है, क्या डेफिनेशन होती है और उसके बेस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो जिसमें इसमें डिडक्शंस वगैरह, अलाउंसेस वगैरह सब आएंगे तो वो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउस प्रॉपर्टी। भाई आप सैलरी पर भी काम कर रहे हो और आपने क्या बना रखी है, हाउस प्रॉपर्टी। आप अपने घर जो है वो घर को किराए पर दे रहे हो। मान लो कि आपके बुजुर्गों ने आपको बढ़िया घर दे दिया और आपको 3-4 घर बना दिया, आपने भी 1-2 घर बना लिए और आप एक घर में रह रहे हो, 4 घर को आप किराए पे दे रहे हो। तो जो उनसे जो इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी से, जो रेंट वगैरह पे दे रखा है आपने, तो वो इनकम भी आपकी क्या होगी, काउंट होगी। पहला क्या ऐड बना, सैलरी का। दूसरा क्या बना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम जो भी आएगी प्रॉपर्टी से, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि किस ऐड में रखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी ऐड में। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट गेन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप मान लो आप काम भी कर रहे हो, आप ये भी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम, और आपने किसी किसी भी बिजनेसेस वगैरह में मतलब शेयर है या फिर आपने कोई पार्टनरशिप है, आपने पैसे लगा रखे हैं, आप उसमें टाइम भी देते हो 1-2 घंटे या नहीं भी देते हो, तो या फिर आपका कोई प्रोफेशनल वर्क भी है इसके अलावा, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम भी आपकी क्या होगी, काउंट होगी, जो कि हेड नंबर फर्स्ट, हेड नंबर सेकंड और हेड नंबर 3 में वो काउंटेबल होगी। जहां से भी आप कोई भी प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटीज करके पैसा कमाते हो, वो आपकी यानी कि हेड नंबर 3 में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में काउंट होगी। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो आपके पास फोर्थ हेड आता है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन क्या होता है, ये कैपिटल गेन ये होता है बेटा कि आपने कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति खरीदी और कुछ टाइम के बाद उस संपत्ति को आपने बेच दिया और उससे बेचकर आपने एक प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया। तो उस प्रॉफिट पर वो प्रॉफिट भी आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। यानी कि कैपिटल जो गेन होता है वो आपका क्या है कि लॉन्ग टर्म है। मान लो 1 साल के बाद, यानी आपने कोई प्लॉट खरीदा या आपने कोई घर खरीदा, आपने कोई व्हीकल खरीदा और उसको 1-1.5 साल 2 साल के बाद बेच दिया, और जो जितने में खरीदा था उससे ज्यादा बेच दिया, काफी ज्यादा बेचा, तो उससे क्या जो हुआ, आपको एक गेन हुआ, तो कैपिटल गेन हुआ। तो वो कैपिटल गेन भी क्या कहलाएगा आपका, जो कि कैपिटल गेन में इस हेड में इनकम में यानी कि इनकम टैक्स के इनकम में काउंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इन सबको करने के बाद इस दुनिया में जो भी काम बच जाते हैं, चाहे वो चोरी चकारी, डाकू डकैती कुछ भी हो, या फिर कोई और कोई भी ऐड बच, कोई भी इनकम है, तो वो आ जाएगी अदर इनकम में। यानी कि आपने एक 1 अप्रैल सुबह 12 बजे यानी रात के 12 बजे 12:01 से और अगले साल 31 मार्च को रात 12 बजे तक जितना भी पैसा कमाया है, वो सारा का सारा किसी भी तरीके से, लीगल या इलीगल दोनों तरीके से हो, वो सब काउंट होगा। उस काउंट होने के बाद आपने उस पर क्या देनी होगी, टैक्स देनी होगी। तो टैक्स देखिए किस तरह दोगे, क्या रेट रहेगी। तो उसके लिए ये 5 हेड हैं। इन हेड में से कुछ डिडक्शंस हैं जो 80C से 80U तक की है, जिसमें हमें कुछ डिडक्शन मिलेंगे। मैं आपको इन सारे डिडक्शंस के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा कई बार कि भाई इसकी इनकम इतनी हो गई तो चलो इसका जो प्रोविडेंट फंड है वो माइनस कर दो, LIC वगैरह करवा रखी है वो, या कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो, अलाउंसेस वगैरह हैं वो, तो वो सब यहाँ पर दिए गए कि जो डिडक्शन मिल सकती है एक पर्सन को, इन 5 हेड की इनकम को टोटल करके माइनस कोई वो वाली डिडक्शन करनी होगी। जो बचेगा उस पर टैक्स देगा, और टैक्स की रेट ये है बेटा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और असेसमेंट ईयर 2020-21। पहला है आपके पास जर्नल रेट। जर्नल रेट्स क्या है, ध्यान से समझना बेटा, ये मैं आज ही बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा आपको। जर्नल रेट्स क्या है कि जिसमें हम टैक्स को पे करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। देखिए इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वाइंडिंग
विनिंग द लॉटरी और क्रॉस द प्राइजेस रेस इजीली। तो इनको हटा के जो इनकम आपने कमाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग, एक तो होता है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ये सब इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इनको हटा के ये इनकम हटाई जाएंगे, इन पर अलग टैक्स लगेगा, इन पर डायरेक्ट 30% लगता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अजीब तरीके की इनकम होती है कि भाई आपने लॉटरी मिल गई, आपने कोई कैपिटल गेन कर लिया, आपने कोई प्राइज जीता, आपने कोई हॉर्स रेस में कोई रेस जीती और उससे पैसा मिल गया, सट्टा बाजारी जो बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो उनको हटा के उन पर अलग टैक्स लगेगा, डायरेक्टली लगेगा, और जो इनकम मिलेगी वो कट के मिलेगी। और इसके अलावा ये जो भी जितनी भी इनकम होती है, उन इनकम की हम बात करें तो उन पर जो टैक्स कैसे लगेगा, इस तरह देखिए। सबसे पहले हमें बात किया गया है कि लेस देन, यानी कि जो इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा और 80 साल से क्या है, कम है, यानी कि जो 60 और 80 के बीच में है, उनके बारे में बताया गया है। तो उनको एग्जेप्शन जो लिमिट कौन सी है, 3 लाख तक उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना। अगले जो जो 2 लाख होंगे उन पर 5%, यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, 1 मिनट देखिए, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि भाई कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो पर्सन जिसकी एज 60 साल से और 80 साल के बीच में, तो इनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। 80 साल से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। तो उनके लिए जो स्लैब है, 2 स्लैब की बात करूंगा बेटा मैं। एक तो नॉर्मल स्लैब जो चल रही है, क्योंकि इस साल 2 स्लैब चल रही है, जिसकी इनकम कितनी है, जिसकी इनकम 3 लाख तक है, तो उसने कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसकी इनकम 3 लाख 1 रुपए हो गई और उससे 5 लाख है, यानी कि 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख के बीच में है, तो उसने क्या देना पड़ेगा, 5% टैक्स। यानी कि मान लो उसकी इनकम 5 लाख की है, तो उसने 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपए उसने पे करना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अगली स्लैब है आपकी, देखिए सिंपली कि नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल से ऊपर कितना होगा, जो 5 लाख से ऊपर जो होगा वो 20%। ठीक है, यानी कि ये कब कहाँ तक जाएगा, 10 लाख तक। तो 5 लाख से 10 लाख तक का जो अमाउंट रहेगा उस पर देना होगा उसने डायरेक्टली 20%। और अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो वो डायरेक्ट जाएगा 30% बेटा। तो ये जो टैक्स रेट है वो लागू होगी किस पर, एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि सिटीजन, सीनियर सिटीजन। ठीक है बेटा। एक इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन, तो वो कौन सा होगा, जिसकी एज 80 साल से ऊपर है, तो उसको 5 लाख तक कोई पैसा नहीं देना। 5 लाख से ऊपर ऑन नेक्स्ट ऑन 5 लाख, यानी कि 5 से 10 लाख तक 20%, और जो उससे ज्यादा हो गया उस पर 30%, सेम वही कैटेगरी, यानी कि इसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। समझ में आ गई बात। इन सब पर बेटा ये जो डिडक्शन है ये सब लागू होंगी, इन डिडक्शन पर लागू होंगी। डिडक्शन मैं आपको बताऊंगा। डिडक्शन कौन सी होती है, 1,50,000 तक का जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में आप डालते हो वो डिडक्ट होगा। आपको कुछ अलाउंसेज हैं, आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंटेड हैं, जैसे कि आपको बीमारी इंश्योरेंस वगैरह आप करते हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो इस टाइप से 30,000 तक की वो डिडक्शन। आप किसी और को कोई हेल्प करते हो, चैरिटीज करते हो, तो उसमें आपको 50,000 तक की डिडक्शन। तो ये डिडक्शन आपको मिलती है, जो कि मैं आपको पूरा नोट करवाऊंगा, पूरी लिखवाऊंगा कि कौन कौन सी डिडक्शन इनमें से ली जा सकती है। तो एक तो था हमारे पास ये वाली कैटेगरी। अब आगे देखिए बेटा, इंडिविजुअल पर्सन जो होंगे जिनकी एज 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे रहेगी, यानी कि अगर हम बात करें कि जिसकी एज 60 साल से कम है, मेल हो फीमेल हो, यानी कि
आदमी हो या औरत हो, उनकी क्या होगी कि उनको 2.5 लाख तक की जो इनकम है उस पर एग्जेम्प्ट दिया गया है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक यानी कि 2.5 से 5 लाख तक जो कि 5%, 5 लाख से 10 लाख तक उनको 20%, और वही बात है जो 20% से ऊपर जो जाएगी, 20 लाख से ऊपर जाएगी तो उसका 30% यानी कि ये टैक्स दिया जाएगा। इनमें स्पेशल रेट्स भी हैं जो कि यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको। देखिए ये वाले पॉइंट्स, ये जो डिडक्शंस के बारे में बात की थी, ये वाले की इनको छोड़कर, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनके लिए टैक्स रेट्स क्या रहेगी। देखिए बेटा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म मतलब आपने 1 साल से अंदर अंदर कोई सामान खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेच दिया, तो उस पर क्या लगेगा, सेक्शन 111 ए के अकॉर्डिंग 15% स्टैंडर्ड कटेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% कटेगा। ऑन गेन ऑफ लीज टू विदाउट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10%, यानी कि आपको नहीं पता कि भाई कितनी कॉस्ट थी उसकी, तो विदाउट यानी डायरेक्ट जो अमाउंट बचेगा आप जो बेचोगे, जो शेयर्स वगैरह, जो भी शेयर्स वगैरह पर जो गेन करोगे उस पर 10% होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो कि स्पेशल कैटेगरीज में होता है, जो कि सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग है, उस पर 10% होगा। जितनी भी लॉटरी विनिंग, हॉर्स जो रेसेज, जुआ, सट्टा, लॉटरी जो भी आप बोलते हो, उन सब पर डायरेक्टली 30% क्या होगी, रेट डिडक्टेड होगी। समझ में आ गई बात बेटा। अब क्या कहा है कि रिबेट द इनकम टैक्स इस केस ऑफ रेजिडेंटल होल द इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख से ऊपर नहीं है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी अप टू 12,500, यानी कि 5 लाख तक उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पेशल जो रिबेट थी, तो यानी कि जो 5 लाख तक की इनकम है उसको और कुछ नहीं मिलेगा, ना तो उनको और डिडक्शंस मिलेंगी, ना तो जो एटीसी की थी वो मिलेगी। 5 लाख तक है जीरो, 5 लाख से ऊपर वही रेट लग जाएगी, सिंपली जो रेट चलती थी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, वो रेट्स भी लिखाऊंगा कि इतने परसेंट इतने वो रहेगा। ठीक है बेटा, तो सिंपली जो ये पॉइंट्स है सारे के सारे, ये हमने क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, यानी कि भरने हैं, समझने हैं इसको। फिर सरचार्ज क्या है, सरचार्ज यानी कि जो इनकम टैक्स बनेगा वो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, मान लीजिए आपका टैक्स बना 1 लाख, तो उस पर कुछ और सरचार्जेस भी लगेंगे, वो भी आपको पे करने होंगे। पहला क्या है, एट द रेट 10% सच इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है उस पर 10%, टोटल इनकम एक्सेडिंग द 50 लाख रुपीज बट एक्सेडिंग 1 करोड़, यानी कि जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो उन पर जो टैक्स बना है उस टैक्स का 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा। 15% जो है, जो कि हैविंग द इनकम एक्सक्लूडिंग 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, जिसकी इनकम 1 से 2 करोड़ के बीच में है, उन्होंने टैक्स का 15% और सरचार्ज देना पड़ेगा। 25% इनकम टैक्स परसेंट टोटल इनकम एक्सीडिंग 2 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, जिस पर्सन की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो उसने कितना देना होगा, उस टैक्स पर 25%। और 37% यानी 37% किसको देनी होगी, जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। तो इस टेबल को थोड़ा सा इस तरह समझिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जिसकी इनकम 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ के बीच में है बेटा, तो मान लीजिए 50 लाख यानी कि उसकी इनकम कितनी है, 90 लाख है, तो 90 लाख है, तो 90 लाख का जो टैक्स बनेगा, नॉर्मली मैं मान के चलूँ कि मान लो 30% लगा देता हूँ मैं सारा, तो 30% कितना हो गया उसका, 27 लाख, 27 लाख इनकम हो गई, तो 27 लाख का वो 10% यानी कि 27,000 और देगा, तो 27 लाख 27,000 रुपए उसका टैक्स बनेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। मान लीजिए जिसकी इनकम 6 करोड़ है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ का मान लीजिए वो 30% दे रहा है, तो कितना हो गया, 6 करोड़ का 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़ 80 लाख का 37% लगभग लगभग बन जाएगा, ये लगभग लगभग ये बनेगा 50 लाख, 5 लाख रुपए, तो जो बनेगा तो यानी कितना हो गया भाई, 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख बनेगा, तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए ये क्या करेगा, टैक्स को पे करेगा, यानी कि जो टैक्स बनता है उस टैक्स की
पर अमाउंट पर सरचार्ज दिया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अब फिर क्या है कि मार्जिनल रिलीफ, जो मार्जिनल रिलीफ मिलती है कुछ, जो कि मार्जिनल रिलीफ जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 रुपीज, जिसकी जैसे कि एग्जांपल दिया गया मिस्टर एक्स, जिसकी इनकम कितनी थी 1,02,00,000 रुपए थी, तो उसका टैक्स निकाला गया है। तो जो इनकम उसकी 2.5 लाख थी उस पर कुछ भी नहीं लगा, जिसकी टैक्स जो 2.5 लाख से 5 लाख थी उस पर 5%, और जिसकी जो 5 लाख से 10 लाख थी उस पर 20%। और उसके बाद हम बात करें तो ये अमाउंट था। उसके बाद जैसे 5 लाख हो गई तो फिर 5 लाख से जो 10 लाख थी उस पर सॉरी 10 लाख से 20 लाख पर 30, यानी कि जितनी भी अब बच गई आगे उस पर डायरेक्टली 30% कैलकुलेट होगा, और वो अमाउंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, तो बची हुई जैसे 92 लाख बच गई, 10 लाख होगी, 92 लाख का कितना हो गया 30 लाख, ये 30% तो 27,60,000। टोटल टैक्स कितना बन गया उसका 28,72,500। सरचार्ज कितना है, क्योंकि ये कितना है हमारे पास 15% लगेगा, जो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। तो यानी कि यह क्या हो गया, इस 28 लाख का 15% कितना हो गया 4,30,000। कितने टैक्स बन गया इसका, ये बन गया इसका 33,03,300। अब मैनेजरियल रिलीफ यानी कि उसको रिलीफ मिल रही है 2,90,000 की। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 1/20 का, तो यानी कि टोटल जो रहेगा इस पर इन्होंने 30% एक्सेस करके 60 ये अमाउंट, और इनको क्या मिलेगा, मैनेजरियल रिलीफ मिल रही है जो 2 टैक्स ऑन 2 लाख, अगर 2 लाख होता है तो उसका 30% क्या होता है 1 करोड़ रुपीज के बेस पर, तो ये 60,000 और लग जाएगा, और टोटल अमाउंट जो बनेगा ये डिडक्ट होकर जो टैक्स पेबल रहेगा ये रिलीफ रहेगी। जो 2,90,000 आई है ना, ये वाली 2,90,000, तो वो इस तरह आई है बेटा। ये जैसे कि यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड वगैरह करके ये वाला जो अमाउंट था इसका 290 था, वो यहाँ पर ये वाला अमाउंट हमें मिला है। तो टोटल जो टैक्स पे करेंगे वो 31,33,000 रुपए पे किया जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ तक आपने क्या करना है, एक बार इसको देखना है, बुक्स जो ले आए हो ठीक है, नहीं लाए तो यहाँ से वो आप अपने वीडियो को देखकर पॉज करके नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, इनके अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। तो ये टेबल्स थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बताइए, अनम्यूट होके बताइए। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो बेटा मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कल की जो क्लास ऑनलाइन लेंगे उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट कैसे आया और ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए तो रिपीट करना, फिर भी नहीं आए तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।